नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जुन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिलेबस कर रहे हैं। तो रीट लेवल सेकंड में हम सोशल साइंस विषय यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस विषय की पॉलिटी हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो पॉलिटी का सिलेबस ये है दोस्तों, जिसमें हमने संविधान और लोकतंत्र दोनों पढ़ लिए, उद्देशिका प्रस्तावना पढ़ ली, मूल अधिकार मूल कर्तव्य कंप्लीट कर लिए, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, इनका मतलब समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे इनमें से। सरकार का गठन पढ़ लिया हमने, संसद पढ़ ली, राष्ट्रपति पढ़ ली, प्रधानमंत्री पढ़ लिया। आज हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। उसके बाद में ये 3 टॉपिक हमारे रह जाएंगे जिनका अध्ययन हम लगातार करते रहेंगे। तो मंत्रिपरिषद शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री पढ़ा था। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। तो 74 और 75 के जो भी अनुच्छेद हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड होते हैं। अब हम यहाँ पे आज देखेंगे मंत्रिपरिषद बनती कैसे है और मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं। तो हम सबको पता है कि मंत्रिपरिषद कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसकी सहायता से? प्रधानमंत्री की सहायता से। किस लिए? राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग और सलाह के लिए। नाम के लिए तो ये राष्ट्रपति को सहयोग देते हैं, लेकिन वास्तव में किसके सहयोग देते हैं? प्रधानमंत्री को सहयोग देते हैं। और राष्ट्रपति सारे काम किससे करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से पूछ के ही सारे काम करता है। तो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होती है ये 3 तरह के मंत्रियों से मिलकर बनी होती है। एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं इसमें राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। तो समझते हैं कि कौन कौन से मंत्री क्या क्या काम करते हैं। देखो, कैबिनेट मंत्री सबसे पहले। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? ये अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अब इनके सबके पास कैबिनेट मंत्री जितने भी होंगे सबके पास एक विभाग होगा। एक को गृह मंत्रालय दे दिया, एक को शिक्षा मंत्रालय दे दिया, एक को रक्षा विभाग दे दिया, एक को मानव संसाधन विकास दे दिया, है ना, एक को दे दिया सड़क निर्माण, एक को दे दिया ग्रामीण विकास। ऐसे करके मंत्रालय बटे होते हैं और इन सबके पास अपना अपना एक मंत्रालय होता है। ये कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में सबसे प्रमुख होते हैं, है ना। अब है कैबिनेट मंत्रियों से ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। देखो दोस्तों, पहले तो होती है संपूर्ण लोकसभा, है ना। लोकसभा में से चुनते हैं मंत्रिपरिषद, है ना। फिर लोकसभा से छोटी हो गई मंत्रिपरिषद, जो लोकसभा के ही सांसदों में से मंत्रिपरिषद चुनी जाती है। अब मंत्रिपरिषद में से भी एक मंत्रिमंडल चुनी जाती है दोस्तों। उस मंत्रिमंडल में कौन आते हैं? सॉरी देखो, ये मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में तो 3 तरह के मंत्री आ रहे हैं, हमने पढ़ा। कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री भी और उप मंत्री भी। लेकिन एक मंत्रिमंडल होती है जिस मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, तो मंत्रिपरिषद में तो तीनों मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो सबसे प्रमुख होते हैं और जिनके पास अपना एक विभाग होता है, उन सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर कौन बनता है? मंत्रिमंडल बनता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो गया दोस्तों? मंत्रिमंडल हो गया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री कैबिनेट मंत्री है, तो मंडल भी मंत्रिमंडल ही इम्पोर्टेंट हो गया। ये मंत्रिपरिषद के अति प्रभावशाली और सत्ता पक्ष के दल के विशिष्ट जन होते हैं, है ना। तो ये मंत्रिपरिषद के सबसे प्रभावशाली हो गए ना, क्योंकि इनके पास एक एक विभाग होता है और सत्ता पक्ष के जिस पक्ष की सत्ता है उसमें सबसे विशिष्ट जन होते हैं। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री उनको ही कैबिनेट मंत्री बनाएगा जो अपने दल में सबसे विशिष्ट है। नीति निर्माण में इनकी प्रभावी भूमिका रहती है। वास्तव में सरकार ये लोग ही तो कैबिनेट मंत्रियों के हाथ में ही सारी सरकार होती है। तो इसलिए नीति निर्माण मतलब कानून निर्माण में इनकी मुख्य भूमिका होती है। इसे किचन कैबिनेट के उपनाम से भी जाना जाता है। इसे हम किचन कैबिनेट भी कहते हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री के बहुत घनिष्ठ लोग होते हैं, है ना। ब्रिटेन में विपक्ष को छाया मंत्रिमंडल कहने है। हमारा जो विपक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है, उसको ब्रिटेन में क्या कहते हैं? छाया मंडल। तो ये हो गए दोस्तों कैबिनेट मंत्री। अब मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने किसी भी विषय पर राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया है, इसे लेकर न्यायालय में कोई परिवाद नहीं किया जा सकता। देखो, मैंने आपको एक बात बताई कि जो राष्ट्रपति होता है वो सारे काम मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से पूछकर ही करता है ना। तो अब किसी विशेष मुद्दे पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इस बात को कोई नहीं पूछ सकता, ना ही कोई जान सकता। यह बात सिर्फ मंत्रिपरिषद और सिर्फ राष्ट्रपति के बीच में ही रहती है।
अब है दोस्तों दूसरे नंबर के मंत्री राज्य मंत्री, है ना। सबसे पहले हो गए कैबिनेट मंत्री, अब हो गए राज्य मंत्री। ये द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री द्वारा कार्य सौंपा जाता है। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, एक कैबिनेट मंत्री के पास में दो कार्यभार भी सौंप दिए जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री भी अकेला उस कार्यभार को नहीं संभाल सकता, तो कैबिनेट मंत्री अपने सहयोग के लिए क्या कर लेते हैं, राज्य मंत्री चुन लेते हैं, है ना। राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों का सहयोग करते हैं, और इनको क्या करते हैं, वो अपने विभाग में से कुछ विभाग दे देते हैं। जिनके पास 2-2, 3-3 विभाग होते हैं तो वो अपने विभाग में से कैबिनेट मंत्री इन्हें कुछ विभाग दे देते हैं कई बार, और कई बार क्या करते हैं, इन्हें कुछ काम दे देते हैं, है ना। काम तो जैसे देते ही कई बार इनको विभाग भी दे दिया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, हम स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कहते हैं इनको। जिन्हें कैबिनेट मंत्री अपने विभाग में से कुछ विभाग दे देता है उन्हें स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कहते हैं। तो पढ़ते हैं, ये द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री द्वारा कार्य सौंपा जाता है। यह सहायक की भूमिका में होते हैं, मतलब कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। कई बार इन्हें कुछ छोटे मोटे अथवा महत्वपूर्ण मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया जाता है। अतः स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को कार्य स्वयं प्रधानमंत्री सौंपता है तथा ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, कोई छोटे मोटे विभाग होते हैं, इन्हें कैबिनेट मंत्री सौंप देते हैं, फिर इन्हें क्या कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार कहते हैं, और ये स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री फिर इन्हें सौंपता है। कैबिनेट मंत्री जब बोल देता है कि मैं इस मंत्री को ये कार्यभार सौंपना चाहता हूँ, तो फिर प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र प्रभार सौंपता है। और ये जो राज्य मंत्री होते हैं, ये जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, मतलब जिनको कोई विभाग मिला हुआ है, फिर वो कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं। वे राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, वे केवल निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट की बैठकों में उपस्थित होते हैं। बाकी सारे जो राज्य मंत्री होते हैं जिनके पास में कोई भी स्वतंत्र प्रभार नहीं है, वो नॉर्मली कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं ले सकते। जब उन्हें बुलाया जाता है तभी वो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक रह गया उपमंत्री। उपमंत्री कौन होते हैं, ये सबसे कनिष्ठ मंत्री होते हैं, जूनियर मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट या राज्य मंत्री के अधीनस्थ की भूमिका निभाते हुए उनके कार्य निष्पादन में सहयोग करते हैं और कैबिनेट की बैठकों में भाग ये नहीं लेते हैं। तो ये सबसे छोटे प्रकार के मंत्री हो गए दोस्तों। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री और फिर हो गए उपमंत्री। तो सबसे छोटे प्रकार के मंत्री हो गए जो क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों के भी अधीनस्थ की भूमिका निभाते हैं, मतलब इनके नीचे काम करते हैं और कार्य निष्पादन में ऊपर वालों को सहयोग देते हैं, और ये कैबिनेट के बारे में कभी भी भाग नहीं लेते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा मंत्रिपरिषद, जिसमें 3 तरह के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्रियों को मिला के हम मंत्रिमंडल भी बोलते हैं, और राज्य मंत्री जो होते हैं उन्हें कई बार स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है, और उपमंत्री के पास में कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, ना ही उपमंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।